आप सभी का स्वागत है आज के सेशन पे। एसबीआई क्लर्क प्री के आपके एग्जाम स्टार्ट हो गए हैं और 12 नवंबर को 4 शिफ्ट में आपका पेपर कंप्लीट हो चुका है और अभी काफ़ी सारे शिफ्ट भी अभी रिमेनिंग है। 19, 20 और 25 को जिसका भी पेपर होने वाला है, आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एसबीआई में रीजनिंग का जो पेपर पूछा गया था उसका हम मेमोरी बेस्ड पेपर डिस्कस करने वाले हैं। किस तरीके के सवाल एग्जाम में पूछे गए थे, किस लेवल के सवाल एग्जाम में पूछे गए थे, वो आज के सेशन में हम देखने वाले हैं। और अगर आपका पेपर है 19, 20 या 25 को, तो फिर आप इन पूरे लेवल को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी करोगे। इससे पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि मैंने क्वांट का पेपर भी डिस्कस कर लिया है आप सभी के साथ में। तो क्वांट वाला पेपर अगर आपको देखना हो तो लिंक अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, और चैनल पे भी डायरेक्ट सेशन अवेलेबल है, तो आप वहाँ पे जाके वो चेक कर सकते हो। क्वांट में अर्थमेटिक और डीआई मैंने आपको करवाया है, तो यही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो आप देख लेना। बाकी सिंप्लीफिकेशन के सवाल थे वो आप सभी के सभी बना लोगे। सेम मैंने जो रीजनिंग वाला आपका पेपर है, इसमें मैंने आप सभी के लिए पजल ली है। पजल के साथ में जो आपके डायरेक्शन का क्वेश्चन था वो भी मैंने लिया है, और उसके साथ में मैंने एक ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन लिया है। बाकी जो मिसलेनियस क्वेश्चन थे, वन लाइनर क्वेश्चन थे, सीरीज वाले क्वेश्चन थे, वो आप आराम से आप कर लोगे, उनमें आपको चिंता करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो चलिए अब सीधा चलते हैं आज के सेशन पे, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ये सेशन आपका रिकॉर्डेड फॉर्म में होने वाला है, क्योंकि मैं आपको बता दूं थोड़ी समय की कमी है, इसलिए मैं इसको रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको दे रहा हूं, नहीं तो फिर मैं ये लाइव क्लास ही करवाने वाला था। चलिए स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको बता देना चाहूंगा 100 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं एसबीआई क्लर्क एग्जाम के लिए, और आप यकीन मानिए ये जो 100 क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं, ये एग्जाम के बिल्कुल लेवल के सवाल आपको इसमें मिलने वाले हैं। सभी पजल, सभी अर्थमेटिक के क्वेश्चन, डीआई के क्वेश्चन, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हमने इसमें किए थे। तो आपका एग्जाम है तो ये 100 क्वेश्चन आप जरूर सॉल्व करके जाना, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा इसमें आपको। जिनका भी अभी तक एग्जाम हुआ है उन्होंने सबने ये 100 क्वेश्चन वाला जो सेट है ये सॉल्व करके सभी के सभी कैंडिडेट्स गए थे, और उनको काफी बेनिफिट हुआ था इस पूरे सेट से। चलिए सीधा चलेंगे आप क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन आपके सामने है, 2 लैंग्वेज में क्वेश्चन लिखा हुआ है। आप वीडियो को एक बार पॉज करके एक बार ट्राई करो खुद से, और उसके बाद में फिर आप इसे समझ लेना। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने इसे सॉल्व कर लिया होगा। अब चलते हैं सीधे इसके सॉल्यूशन पे। देखिए 10 पर्सन सिट ऑन 2 पैरेलल रॉज। 10 लोग हैं, 2 अलग अलग रॉ में बैठे हैं, पैरेलल रॉ है। उनमें फर्स्ट रॉ में जो पर्सन बैठे हैं उनके नाम आपको दिए हुए हैं, और वो सभी साउथ डायरेक्शन की तरफ फेस करते हैं। और सेकंड रॉ में जो पर्सन बैठे हैं वो नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ बैठे हैं। तो मैंने आपको बताया हुआ किस तरीके से आप करोगे। अगर 10 लोग बैठे हैं तो इस तरीके से 5 लाइन ड्रॉ कर लो, ठीक है। और एक और कंडीशन अगर आपको लेनी है तो एक और कंडीशन आप इस तरीके से यहां पे ले सकते हो, ठीक है भाई। अब फर्स्ट रो में जो पर्सन बैठे हैं के से लेकर ओ तक, वो सभी के सभी साउथ डायरेक्शन की तरफ देखेंगे, और वी से लेकर जेड तक जो पर्सन बैठे हैं वो सभी नॉर्थ की तरफ बैठेंगे। चलिए यहां से आपका डेटा स्टार्ट हो रहा है, देखिएगा। वी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू एंड वन ऑफ देम सिट एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। वी सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू के राइट में सेकंड बैठता है, और उनमें से एक पर्सन जो है ना वो एंड पे बैठा हुआ है। तो एक बार मैंने W को एंड पे बैठा लिया और एक बार मैंने V को एंड पे बैठा लिया, दोनों बिल्कुल सही कंडीशन पे यहां पे बैठ गए। देन उसके बाद में O फेसेस द वन हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ V। V का जो इमीडिएट नेबर है O उसको फेस करता है, तो V का जो इमीडिएट नेबर रहेगा O उसे फेस करेगा, तो O यहां पे आ जाएगा। अब देखो यहां पे तो 2 कंडीशन है O को रखने की, तो हम नहीं रख सकते, बट इतना बता सकते हैं कि जो V का पड़ोसी है उसकी तरफ O फेस करेगा, ठीक है भाई, ये हम बता सकते हैं यहाँ पे। आगे बढ़े तो आगे लिखा हुआ है कि 2 पर्सन सिट बिटवीन y एंड x। y और x के बीच में 2 का गैप आपको करना है, y और x के बीच में। अब समझना ध्यान से, फर्स्ट वाली जो कंडीशन है उस पे तो आप 2 का गैप मेंटेन करके y और x को यहीं पे रख सकते हो, इसके अलावा तो कोई और कंडीशन आपके पास में नहीं बचती है। सेकंड वाले में भी आप यहाँ पे x और y को रखोगे, इसके अलावा कोई और कंडीशन आपके पास में नहीं बची है। अब देखो x और y तो आपके डेफिनेट हो गए, तो z बच गया, तो z को यहाँ पे लिख देते हैं और z को यहाँ पे लिख देते हैं। ये अंडरस्टैंडिंग वाली चीज थी भाई, अपने आप आपको समझ में आना चाहिए था कि जो बचा हुआ पर्सन z है वो यहाँ पे आ जाएगा। अभी x और y के बीच में कंफ्यूजन है कि x किस तरफ आएगा और y किस तरफ आएगा, लेकिन इतना पता है कि दोनों के बीच में 2 का गैप है। देन उसके बाद में द पर्सन हु सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ n फेसेस x। जो n की लेफ्ट में सेकंड बैठता है वो x को फेस करता है, तो देखो n को यहाँ रख लेते हैं, फिर n के लेफ्ट में जो सेकंड बैठेगा वो x को फेस करेगा और यहाँ पे आ जाएगा भाई आपके पास में। सेम यहाँ पे n को यहाँ रख लेते हैं, n के लेफ्ट में जो सेकंड बैठेगा वो x को फेस करेगा और y को रख लेते हैं यहाँ पे। तो नीचे वाली रो में तो आपके कंप्लीट 5 पर्सन हो गए, ऊपर वाली रो में अभी बचे हुए हैं, ठीक है भाई। चलिए फिर लिखा हुआ है कि k फेसेस y। k जो है वो y को फेस करता है, तो देखो k को आप यहाँ रख सकते हो। और देखो v का एक पड़ोसी जो है वो o की तरफ फेस करेगा, v का जो पड़ोसी है वो o की तरफ फेस कर रहा है, तो अब z का फेस करवाना पड़ेगा o की तरफ,
ठीक है भाई, यहाँ पे क्लैरिटी होगी। और फर्स्ट वाली कंडीशन में y के ऑपोजिट k को आप यहाँ रख सकते हो। देन उसके बाद में z डज नॉट फेस n, z का फेस n की तरफ नहीं होना चाहिए। तो देखो z का फेस आपने n की तरफ करवा दिया फर्स्ट वाली कंडीशन में, तो ये तो गलत हो गई कंडीशन, तो सेकंड वाली कंडीशन सही है। दिखा हुआ है कि m डज नॉट फेस x, m जो है वो x को फेस नहीं करता है, तो आप m को यहाँ रख सकते हो। फिर आपके पास में 1% बच गया l को आप यहाँ बनाओगे और आपका जो कंडीशन है वो फुलफिल आपने कर दिया यहाँ पे। ठीक है भाई, तो मेरे ख्याल से आप सभी ने भी सेम एज इट इज बना लिया होगा। कोई मुश्किल सवाल नहीं है, आराम से बना सकते हो आप इस सवाल को, 2 से 2.5 मिनट में आप आराम से बना सकते हो। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए शायद मेरे को और थोड़ा सा समय लग गया, बाकी जब आप खुद बनाओगे तो ये सवाल बड़े आराम से हो जाएगा। और 3-3.5 मिनट में तो मैं ये कह सकता हूँ कि आप विद क्वेश्चन से सॉल्व कर लोगे। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगले सवाल में आप सभी के सामने सवाल है, दोनों लैंग्वेज में लिखा हुआ है। आप एक बार पॉज कीजिए इस वीडियो को और उसके बाद में एक बार खुद से ट्राई कीजिए। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने बना लिया होगा। चलिए, 7 पीपल, उन 7 लोगों के नाम आपको दिए हुए हैं। वो 7 अलग अलग फ्लोर पे रहते हैं, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ग्राउंड फ्लोर इज नंबर एज फर्स्ट फ्लोर, जस्ट अबव फ्लोर इज सेकंड फ्लोर एंड सो ऑन अंटिल द टॉप मोस्ट फ्लोर एज 7th फ्लोर। मतलब सबसे नीचे वाला फ्लोर को नंबर 1 दिया है और सबसे ऊपर वाले फ्लोर को नंबर 7 दिया है। फिर लिखा हुआ है कि वी डज नॉट लिव ऑन ऑड नंबर फ्लोर, मतलब वी जो है वो इवन नंबर पे रहता है। तो देखो, ये मैंने 7 फ्लोर बना लिए और v के बारे में मुझे इतना पता है कि v जो है वो इवन नंबर पे रहेगा, v इवन नंबर फ्लोर पे रहता है। देखो, v डज नॉट लिव ऑन ऑड नंबर, मतलब ऑड नंबर पे नहीं रहेगा तो इवन पे रहेगा। तो इवन पे रखने के लिए 3 कंडीशन है, 2 नंबर, 4 नंबर और 6 नंबर। आप चाहो तो इस तरीके के सवालों को स्टार्ट कर सकते हो, एक बार 2 नंबर पे रखते हैं, एक बार 4 नंबर पे रखते हैं और एक और कंडीशन आप इसके बगल में बना सकते हो। कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पे, ये मतलब ये लाइन में आपको समझाने के लिए ड्रॉ कर रहा हूँ, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, v लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक है भाई, देन उसके बाद में 2 फ्लोर गैप बिटवीन s एंड v, और लिखा हुआ है कि हु लिव्स अबव s के ऊपर कहीं पे रहता है, तो s के ऊपर कहीं पे रखेगा और 2 का गैप है, तो 1-2 s जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। फिर देखो 1-2 का गैप करके s को आप यहाँ रख सकते हो, लेकिन सेकंड वाली कंडीशन में तो s लिख ही नहीं पाओगे, तो ये कंडीशन तो गलत हो गई आपकी, तो भाई सेकंड वाली कंडीशन गलत। देयर इज 1 फ्लोर गैप बिटवीन r एंड t, r और t के बीच में 1 फ्लोर का गैप है। ओके, Q lives just above the floor in which U lives, Q उस फ्लोर में रहता है जिसमें U रहता है, मतलब उसके जस्ट ऊपर रहता है जिसमें U रहेगा। मोर देन 3 फ्लोर्स गैप बिटवीन R एंड U, R और U के बीच में ना 3 से ज्यादा लोगों का गैप होना चाहिए। 3 से ज्यादा लोगों का गैप मतलब कम से कम 4 लोगों का गैप आपको यहाँ पे मेंटेन करके रखना पड़ेगा। ठीक है भाई, कम से कम 4 लोगों का गैप होना पड़ेगा। फिर उसके बाद में लिखा हुआ है कि R lives above the floor U, R जो है वो U के ऊपर कहीं पे रहता है। ठीक है भाई, चलिए ये भी आपको डेफिनेट हो गया। तो एक काम करें, बिठाने की कोशिश करें R और U के बीच में। देखो, R और U के बीच में 3 से ज्यादा लोगों का गैप होना चाहिए, मतलब कम से कम 4 लोगों का गैप आपको रखना है। तो मैं फर्स्ट कंडीशन में आ जाता हूं। तो अगर मैं R को सबसे ऊपर रखता हूं तो देखो 1 2 3 4 और 4 का गैप मेंटेन करने के बाद में आप U को यहां रख पाओगे। अब आप 4 से ज्यादा का भी गैप नहीं ले सकते, क्योंकि अगर 5% का गैप लोगे तो फिर U को अरेंज नहीं कर पाओगे, और कम का आप ले नहीं सकते हो। तो ये एक ही कंडीशन बनेगी यहाँ पे तो R और U को बिठाने की। तो लेफ्ट साइड वाले पे आपने वो कंडीशन लिख ली। राइट हैंड साइड वाले पे अगर मैं बात करूं तो क्या मैं R को 5 नंबर पे लिख सकता हूं? नहीं लिख सकता, क्योंकि नीचे फिर 4 का गैप नहीं कर पाऊंगा मैं। तो फिर से R को सबसे ऊपर लिखना पड़ेगा और U को लिखना पड़ेगा सेकंड पोजीशन पे। ठीक है भाई, तो आपका R और U का डेटा जो था वो भी डेफिनेट हो गया, और उसके साथ में R जो है वो U के ऊपर आएगा, ये भी डेफिनेट हो गया। V को इवन नंबर पे लिखना था, क्लियर हो गया। अब समझना, अब R और T के बीच में 1 का गैप है, तो देखो 1 का गैप करके T लिखो, 1% का गैप करके T लिखो, और उसके बाद में ये लिखा हुआ है कि U के जस्ट ऊपर Q आने वाला है। तो फर्स्ट कंडीशन में देखो U के जस्ट ऊपर Q आप यहाँ पे रख दोगे, लेकिन यहाँ पे तो ऑलरेडी S आ गया, तो मतलब ये कंडीशन भी गलत हो गई भी, तो सेकंड वाली कंडीशन भी आपकी गलत हो जाएगी। तो ये भी आपका डेटा कंप्लीट हो चुका है। अब 1% रह गया, उसे यहाँ पे लिख देते हैं। बाकी देख लेते हैं लास्ट डेटा। द नंबर ऑफ फ्लोर अबव पीज, P का जो फ्लोर है वो यहाँ पे आ जाएगा, P इज सेम एज बिलो द फ्लोर U, P के ऊपर 1% है तो U के नीचे भी 1% हो गया। ये लीजिए, हो गई आपकी कंडीशन फुलफिल और बना लिया आपने। देखो कितना इजीली बन गया, ये बहुत इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं, बिल्कुल भी परेशान नहीं कर रहे हैं एग्जामिनर आपको SBI क्लर्क के पेपर में। तो ये 7 फ्लोर का था आपका अरेंजमेंट, और ये 7 फ्लोर का अरेंजमेंट आपने इजीली यहाँ पे कर लिया होगा। ठीक है भाई, आगे बढ़े अगले सवाल पे। तो अगला सवाल है आपके सामने, ये है अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन का, मतलब कितने लोग बैठे हैं वो पता नहीं है, बट आपको अरेंज करना है और आपको बताना है। तो चलिए बनाइए सवाल को फटाफट से।
चलिए मेरे ख्याल से आप सभी ने बना लिया होगा। अभी हम स्टार्ट करते हैं सवाल को सॉल्व करना। अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। नॉर्थ साइड में फेस करते हुए कुछ लोग एक रो में बैठे हैं। देर आर 4 पर्सन सिट बिटवीन पी एंड आर हु सिट्स एट वन ऑफ द एंड। ये हु किसके लिए यूज हुआ है, ये आर के लिए यूज हुआ है। आर जो है ना वो एक एंड पे बैठता है। तो देखो मैं स्टार्ट अगर करना चाहूँ तो लेफ्ट साइड से स्टार्ट कर सकता हूँ क्योंकि मुझे पता है आर एंड पे बैठेगा। तो यहाँ से मैं स्टार्ट करके कितने का गैप करना है मुझे, 4 का। तो 1 2 3 और 4 पर्सन का गैप करके मैं पी को यहाँ लिख सकता हूँ। सेकंड अगर मुझे यूज करना है तो देखो मैं आर को यहाँ लिख सकता हूँ, ये बिल्कुल एंड पे आ जाएगा। तो 1 2 3 4 का गैप करके पी को मैं यहाँ लिख सकता हूँ इस तरीके से। तो 4 लोगों का गैप हो गया और आर जो है वो एक एंड पे भी आ गया। फिर लिखा हुआ है कि बी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू। बी जो है ना वो लेफ्ट में बैठता है क्यू के थर्ड पोजीशन पे। देयर इज 1 पर्सन सिट बिटवीन बी एंड के। बी और के बीच में 1 पर्सन का गैप है। बी और के बीच में 1 पर्सन का गैप है, बहुत बढ़िया। एल सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ के लेफ्ट में, के अगर आप यहां रखते हो मान लीजिए तो उसके लेफ्ट में फोर्थ पोजीशन पे कौन आ जाएगा, एल आ जाएगा। इस तरीके से आपको यहाँ पे के और एल का अरेंजमेंट दिया हुआ है। फिर लिखा हुआ है कि एम सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी। अब देखो पी से रिलेट करते हुए डेटा मिला, तो पी से रिलेट करते हुए डेटा मिल रहा है तो पी के बिल्कुल बगल में लिख दो एम को। तो ये हो गया आपके पास में एम जो है वो इमीडिएट लेफ्ट हो गया पी के। देयर आर 2 पर्सन सिट बिटवीन क्यू एंड एम। क्यू और एम के बीच में 2 का गैप करना है, लेकिन क्यू के लेफ्ट में करना है, सॉरी एम के लेफ्ट में करना है कि राइट में करना है वो नहीं पता। तो यहाँ पे लिख दो आप एम और क्यू के बीच में 2 पर्सन का गैप आप इस तरीके से रखने वाले हो। फिर लिखा हुआ है कि एटलीस्ट 15 पर्सन सिट बिटवीन एल एंड आर। एल और आर के बीच में कम से कम 15 लोग होने चाहिए, है ना। ये मिनिमम 15 है, 15 से ज्यादा भी हो सकते हैं, मतलब 15 तो कम से कम होने ही चाहिए, और अगर उससे ज्यादा भी होंगे तो भी चलेगा। देन उसके बाद में देयर इज 1 पर्सन सिट बिटवीन आर एंड टी। आर और टी के बीच में 1 का गैप है, तो देखो आर और टी के बीच में 1 का गैप आप इजीली मेंटेन कर सकते हो। आर और टी के बीच में 1 का गैप रख के टी को आपने यहाँ पे रख लिया। क्या और कुछ रिलेट करते हुए अभी मिल रहा है? नहीं, और कुछ रिलेट करते हुए अभी हमें नहीं मिल रहा है, तो आगे बढ़ना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लिखा हुआ है कि यू सिट्स सेकंड फ्रॉम वन ऑफ द एंड। यू एक एंड से सेकंड पोजीशन पे बैठता है। तो यू के बारे में क्या कहा गया है, सेकंड फ्रॉम एंड, एक एंड से सेकंड पोजीशन पे। देयर इज 1 पर्सन सिट बिटवीन यू एंड एल। यू और एल के बीच में 1 पर्सन का गैप है। अब देखो समझना ध्यान से, और एल और आर के बीच में देखो 15 से ज्यादा लोगों का गैप है। अगर आप सेकंड पोजीशन पे यू को मान लीजिए मैं यहां रख देता हूं बिल्कुल आर के बिल्कुल पास में, तो फिर एल को यहां रखना पड़ेगा, और एल के और आर के बीच में फिर मेंटेन नहीं कर पाओगे आप 15 का गैप, तो आप तो यहां नहीं रख सकते हो यू को। मतलब राइट हैंड साइड से आपका यू जो है वो सेकंड पोजीशन पे आएगा, और सेकंड जो कंडीशन है उसमें लेफ्ट हैंड साइड से आपका जो यू है वो लेफ्ट साइड से आ जाएगा। तो इतना मेरे ख्याल से आप सभी समझ गए होंगे। देखो मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए चीजों को समझने में। अब कौन से डेटा को यूज करें? अब एक ऐसे डेटा को आपको यूज करना चाहिए जिस डेटा मतलब या तो वो लिखे गए जो कंडीशन है उससे रिलेट करते हुए डेटा हो आपके पास में, या वो डेटा एक से ज्यादा बार खुद को रिपीट कर रहा हो। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे m को ढूंढते हैं क्योंकि m से रिलेट करते हुए डेटा हमें मिल गया है यहाँ पे, क्योंकि m लिखा हुआ है। देखो m और q के बीच में 2 का गैप है। अगर मैं 1 2 2 का गैप करके q को मान लीजिए r और t के बीच में लिख देता हूं, तो फिर q के लेफ्ट में जाना पॉसिबल होगा क्या? लेफ्ट में b बैठा है ना थर्ड पोजीशन में, पॉसिबल नहीं होगा। तो फिर m के राइट में आ जाओ, 2 पर्सन का गैप करके q को आप यहां लिख दो। और अगर आपने q को यहां रख दिया 2 पर्सन का गैप करके, फिर देखो 1 2 2 का गैप करके फिर आप b को यहां नहीं रख पाओगे, तो इसका मतलब कंडीशन गलत हो गई, पहले वाली सिंपली गलत हो गई। सेकंड वाली में देखो आप राइट में मत जाओ, क्योंकि 1 2 का गैप करके आप q को यहां रख दोगे तो फिर b नहीं रख पाओगे। तो 2 का गैप यहां करते हैं और यहां रखते हैं हम q को, फिर 2 का गैप करते हैं और यहां रखते हैं हम b को। ठीक है भाई, इतना समझ में आ गया? तो यहाँ पे b आपका डेफिनेट हो गया जी, बिल्कुल b जो है वो डेफिनेट हो चुका है यहाँ पे। तो एक्स्ट्रा डेटा मैं हटा देता हूँ। जैसे b और q का रिलेशन क्लियर हो गया, m और q का रिलेशन भी आपका क्लियर हो गया। अब समझना ध्यान से, अब यहां पे देखना b और k के बीच में 1 पर्सन का गैप है। मान लीजिए कि मैं b के राइट में आ जाता हूं, मान लीजिए कि मैं यहां पे k को रख देता हूं, तो फिर देखो k के लेफ्ट में कितना 1 2 3 3 का ही गैप करना है। तो 1 2 3 का गैप करके मुझे k यहां लिखना पड़ेगा। लेकिन क्या r और k के बीच में, देखो सॉरी r और l के बीच में गैप दिया हुआ है, तो ये तो आप मेंटेन कर सकते हो भाई, बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है भाई, तो उसके बाद में आप किससे रिलेट करोगे? अगर मान लीजिए k को आप यहां रख देते हो, b और k के बीच में का गैप बना देते हो, तो l आपका यहां पे आ जाएगा। ठीक है, फिर l और r के बीच में आपको चाहिए 15 का गैप, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। देखो इस तरफ नहीं आ सकता,
समझना फिर से ध्यान से, अगर मान लीजिए कि आप बी के राइट में 1 का गैप करके के को यहाँ लिख देते हो, तो 1 2 3 3 का गैप करके एल को यहाँ लिखना पड़ेगा, तो फिर एल और आर के बीच में 15 का गैप नहीं हो पाएगा, कम से कम 15 का गैप करना है, इसलिए के इस तरफ नहीं आ सकता। तो 1% का गैप करके आपको के को यहाँ लिखना चाहिए। 1% का गैप करके के को लिखा, फिर देखो 1 2 3 3 का गैप करके अब आप एल को यहाँ लिखोगे, और एल और आर के बीच में अगर आप देखोगे तो अब आपको 15 एटलीस्ट 15 लोग मिलेंगे। ठीक है भाई, एटलीस्ट 15 लोग आपको यहाँ पे मिलने वाले। तो बी और के भी आपका कंप्लीट हो गया, एल और के भी आपका यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब समझना ध्यान से, यू और एल के बीच में 1% का गैप है। अगर मैं यू एल के राइट में यू को लिख देता हूँ, मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे यू को लिख दूंगा, तो यू तो सेकंड एंड से हो ही नहीं पाया, वो तो थर्ड एंड पे हो गया, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो फिर आप क्या करोगे, आपको 1 का गैप करके यू को इस तरफ बनाना चाहिए, और फिर सेकंड एंड पे बैठा है तो एक और पर्सन को लिखो यहाँ पे, और फिर इस सीरीज को बंद कर दो यहाँ पे। तो इस तरीके से आपका जो यहाँ पे अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन वाला पजल है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। ज़्यादा मुश्किल नहीं था ये, हालांकि इसमें मेंबर्स ज़्यादा हैं, इसलिए हो सकता है कि आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा समय लगेगा, लेकिन मुश्किल नहीं था ये, है ना। इस सवाल के लिए आप पूरे 3 साढ़े 3 मिनट ले सकते थे, लेकिन हार्ड नहीं कह सकते इस सवाल को। ठीक है भाई, तो इस तरीके का सवाल आया था आपके पास में अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन का। बढ़िया सवाल है, ऐसे मतलब बिल्कुल हवा वाला सवाल नहीं था, थोड़ा सा एफर्ट डलवाए सवाल ने। आगे बढ़े तो आगे वाला जो सवाल है वो 7 पर्सन है, 7 लोग सर्कल में बैठे हैं और डिनर करने जा रहे हैं वो। ठीक है, सभी लोगों का फेस जो है वो सेंटर की तरफ है, बहुत बढ़िया। तो सर्कल बना ले हम 2, ये लीजिए 7 पर्सन बैठाने थे, मैंने 7 पर्सन को इस तरफ बैठा दिया। चलिए स्टार्ट करें। देखो, G इज नॉट बिटवीन F एंड C, F और C के बीच में कहीं पे G नहीं होना चाहिए। F इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ A, A के इमीडिएट राइट में F है, दोनों कंडीशन पे मैंने A के इमीडिएट राइट में F को बना लिया। फिर लिखा हुआ है कि E इज नेबर ऑफ A एंड D, E जो है वो A और D दोनों का नेबर है, तो E और D दोनों का नेबर है, तो D को बीच में रखना पड़ेगा, E को यहाँ रखना पड़ेगा, तो E का भी नेबर हो गया और A का भी नेबर हो गया। ठीक है भाई, E जो है वो नेबर है A और D का, सॉरी यहाँ पे गड़बड़ कर दी मैंने, देखो E को नेबर बनाना था, D को नेबर नहीं बनाना था। तो E अगर नेबर है तो E को बीच में लिखेंगे, D को यहाँ लिखेंगे। तो अब E जो है वो नेबर हो गया A का भी और D का भी। फिर लिखा हुआ है कि B इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ G, G के लेफ्ट में सेकंड, G के लेफ्ट में सेकंड, तो देखो G का लेफ्ट का सेकंड, तो G को आपको यहाँ रखना पड़ेगा और 1% का गैप करके B को आपको यहाँ रखना पड़ेगा। क्या इसके अलावा कोई और कंडीशन है? इसके अलावा कोई और कंडीशन नहीं है, तो G को यहाँ रखेंगे और B को यहाँ रखेंगे, तो A B C बच गया, C को आप यहाँ रख सकते हो। ठीक है भाई, एक और यहाँ दिया हुआ था कि F और C के बीच में G नहीं आएगा, तो F और C के बीच में G नहीं है, बीच में कौन आ गया है? B आ गया है। चलिए भाई, दोनों कंडीशन सेम बन रही है, तो एक ही बहुत था हमारे लिए। तो ये आया था आपके पास में एक सिटिंग अरेंजमेंट जिसमें 7 लोग थे और 7 लोग अंदर की तरफ फेस करके बैठे थे, इनसाइड फेस करके बैठे थे। ठीक है भाई, संभाल लोगे इस लेवल तक का सवाल आ गया तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप चारों सवालों को संभाल लोगे। ठीक है भाई, चलो फिर आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर यहाँ तक आप आए हो, सेशन अगर आपको अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा। आगे देखिएगा, एक डायरेक्शन बेस्ड सवाल है। चलिए पहले आप ट्राई कीजिए खुद से और इस सवाल का आंसर करने की कोशिश कीजिए, नोट डाउन कर लीजिए अपने पास में, और फिर उसके बाद में साथ ही साथ में कमेंट्स भी करते रहना। चलिए अभी हम डायग्राम बना लेते हैं। देखो, डायग्राम जो है वो कह रहा है कि निधि स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट ए और शी वॉक्स 10 मीटर इन साउथ। मान लेते हैं कि पॉइंट ए यहाँ पे है ना, ये पॉइंट ए मैंने मान लिया, साउथ डायरेक्शन में जाना है और साउथ डायरेक्शन में कितना जाना है? 10 मीटर जाना है। तो 10 मीटर चलने के बाद में पॉइंट बी पे वो पहुंच जाती है, ये लीजिए पॉइंट बी हो गया। देन शी टर्न राइट एंड वॉक 6 मीटर, राइट में टर्न लेना है, मतलब वेस्ट की तरफ जाना है, और कितना चलना है? 6 मीटर ही चलना है इस बार, तो ये पॉइंट सी आ जाएगा इस बार यहाँ पे। देन उसके बाद में नाउ शी वॉक 8 मीटर इन नॉर्थ, नॉर्थ में 8 मीटर जाना है, तो 10 मीटर अगर आप जाओगे तो देखो इसके बराबर आ जाओगे, इसलिए मैं 2 मीटर कम चल रहा हूँ यहाँ पे, तो ये 8 मीटर हो गया। एंड रिचेज पॉइंट डी, ये पॉइंट डी हो जाता है। फाइनली शी टेक्स लेफ्ट टर्न एंड वॉक 4 मीटर, लेफ्ट टर्न लेना है और 4 मीटर ही चलना है इस बार, और ये 4 मीटर चलने के बाद में पॉइंट ई तक पहुंच गया। ठीक है, तो निधि ने ये वाला डिस्टेंस ट्रैवल किया है। बहुत ही आसान सा सवाल था ये, आराम से आप इसे ट्रैवल करवा सकते थे। और चलिए सवाल देखिए, सवाल लिखा हुआ है कि पॉइंट ई इज इन विच डायरेक्शन विद रेस्पेक्ट टू ए। पॉइंट ई जो है वो ए के रेस्पेक्ट में किस डायरेक्शन में? तो पॉइंट ए यहाँ पे है और ए यहाँ पे है, तो किस डायरेक्शन में? देखो थोड़ा सा अगर आप देखोगे तो ये इस तरफ नजर आ रहा है आपको पॉइंट ई, भाई पॉइंट ए यहाँ पे और ए यहाँ पे, तो ये इस तरफ नजर आ रहा है,
तो ये होता है आपका वेस्ट डायरेक्शन, ये होती है आपके साउथ डायरेक्शन। तो ए के रेस्पेक्ट में वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में लिखा हुआ है, तो साउथ वेस्ट आपका आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी के साथ में हम यहाँ पे जाने वाले हैं, साउथ वेस्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अब इसी से रिलेट करते हुए कुछ और भी सवाल थे, जैसे डिस्टेंस पूछ लिया था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछ लिया था, इसी तरीके के सवाल थे कुछ, तो वो आपने बना लिए होंगे, कोई मुश्किल परेशानी आपको नहीं हुई होगी। देखो थोड़ा फास्ट होना पड़ेगा, मैं आपको फिर कह रहा हूँ थोड़ा सा फास्ट होना पड़ेगा। अगर आपको बैंक एग्जाम क्वालिफाई करने हैं तो आपको फास्ट बनना पड़ेगा कैलकुलेशन में। कितना जल्दी आप क्वेश्चन को रीड करके, कितना जल्दी उसे समझ के डायग्राम बना लेते हो, कितना जल्दी पैटर्न को पिक कर लेते हो, सवाल को बना लेते हो, बस इसी के ऊपर आपका सिलेक्शन बेस्ड है बैंकिंग एग्जामिनेशन में। बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज नहीं चाहिए, या बहुत ज़्यादा ऐसा अजीब सी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि भाई अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, नहीं। पैटर्न को अच्छे से तैयार कर लो, स्पीड पे काम करो, एक्यूरेसी पे काम करो, एग्जाम क्वालिफाई होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। चलिए ब्लड रिलेशन का जो सवाल है इसे भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। समझिएगा ध्यान से इस सवाल को, पहले तो आप खुद से ट्राई कर लीजिए और फिर उसके बाद में आप समझिएगा किस तरीके से करेंगे। देखो 9 मेंबर हैं फैमिली में और 3 जनरेशन है, ठीक है। एक हिंट दिया आपको कि फैमिली में टोटल 9 मेंबर्स है और 3 जनरेशन आपके वहां पे होने वाली है। सबसे पहले ए इज द मदर ऑफ बी, ए जो है वो बी की मदर है। तो देखो ए अगर बी की मदर है तो ए को आपको बनाना पड़ेगा फीमेल और बी को एक जनरेशन आप नीचे बना सकते हो। फिर लिखा हुआ है कि बी हैज 2 चिल्ड्रन, बी के 2 चिल्ड्रंस है। देखो 2 अलग अलग चिल्ड्रंस होंगे, तो इस तरीके से आप दोनों को बनाने वाले हो, बट जेंडर क्लियर नहीं है इसलिए मैं वहां पे सर्कल या फिर स्क्वायर नहीं बना रहा हूं। अब एक चीज की तो क्लैरिटी हो गई है कि अगर 3 जनरेशन की बात कर रहा है तो पहली जनरेशन, दूसरी जनरेशन और तीसरी जनरेशन, तीनों जनरेशन आपको मिल गई है। इन्हीं तीनों जनरेशन में आपको सभी के सभी पर्सन को अरेंज करना होगा, ठीक है भाई, इतना समझ गए। आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि सी इज द स्पाउस ऑफ एच, सी जो है ना वो स्पाउस है एच की, तो एच और सी क्या हो जाएंगे, यहाँ पे दोनों की शादी करवानी पड़ेगी, लेकिन कौन जेंडर मतलब कौन मेल है कौन फीमेल है वो नहीं पता आपको। आगे बढ़े तो लिखा हुआ है कि ई इज द मदर इन लॉ ऑफ जी, ई मदर इन लॉ है। देखो ई को मदर इन लॉ बनाना है, मतलब ई का बेटा या बेटी होगी उसकी शादी हो जाएगी जी के साथ में, तो जी की मदर इन लॉ कौन हो जाएगा, ई हो जाएगा। फिर लिखा हुआ है कि आई इज द ओनली अनमैरिड पर्सन, आई जो है वो एक इकलौता ऐसा पर्सन है फैमिली में जिसकी शादी नहीं हुई है। सी इज द ओनली डॉटर ऑफ डी, सी देखो सी के बारे में आपको डिटेल दी हुई है, सी जो है वो डॉटर है, तो सी को सर्कल बना दो क्योंकि सी के बारे में पता चल गया कि वो डी की डॉटर है, और अगर सी पे सर्कल आ जाएगा तो एच पे आपको स्क्वायर बनाना पड़ेगा, तो ये कौन हो जाएगा, एक मेल हो जाएगा। फिर लिखा हुआ है कि डी इज द स्पाउस ऑफ ए का स्पाउस कौन है, डी है, तो देखो डी को यहां बना लो आप, ए और डी की शादी करा दो, करवा दी ए और डी की शादी, और डी की बेटी कौन है, सी, तो डी की बेटी कौन हो जाएगी, सी हो जाएगी। सी को आप सर्कल बनाओ और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, एच बना सकते हो, इसकी शादी करवा दोगे, ठीक है। अच्छा यहाँ पे जब सी का आपको डेटा दिया हुआ था तो लिखा हुआ था, ध्यान से समझिएगा इस वाले डेटा को, देखो केवल अंडरस्टैंडिंग पे है ये, लिखा हुआ है कि सी इज द ओनली डॉटर, ओनली डॉटर का मतलब डी के केवल एक बेटी है और उस बेटी का नाम क्या है, सी। अगर डी के कोई दूसरा बच्चा है, दूसरा चाइल्ड है, तो वो मेल ही होगा, वो फीमेल नहीं हो सकती है, ठीक है। ओनली डॉटर लिख दिया ना, डी की ओनली डॉटर, तो अगर ये डी की ओनली डॉटर है तो ये ए की भी तो ओनली डॉटर हुई, तो फिर जो दूसरा इसका सिबलिंग है वो कौन है, वो एक मेल कैंडिडेट होगा, वो कौन हो जाएगा, एक मेल हो जाएगा। तो बी और सी क्या हो गए, सिबलिंग हो गए, और जिसमें बी जो है वो मेल हो जाएगा। वो कहां से पता चला, यहां से पता चल गया कि सी जो है ना वो क्या हो जाएंगी, ओनली डॉटर अगर है तो। इतना क्लियर हो गया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है कि एफ इज द ओनली नेफ्यू ऑफ सी, सी का ओनली नेफ्यू, देखो फिर से ओनली वर्ड यूज हुआ है, सी का ओनली नेफ्यू, तो सी का अगर आप नेफ्यू बनाना चाहते हो तो सी का जो भाई है बी का बेटा बनाना पड़ेगा आपको, बी का बेटा कौन हो जाएगा, एफ हो जाएगा। और अगर आपने बी का बेटा बनाया मतलब बी की शादी भी करवानी पड़ेगी, तो एक पर्सन यहां पे भी आने वाला है, ठीक है भाई। अब सेकंड जो पर्सन है बी का बेटा होगा या बेटी, वो अभी क्लैरिटी यहां पे नहीं हुई है, तो और आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है कि जी इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ आई, जी आई की सिस्टर इन लॉ है। अब देखो जी के बारे में डेटा यहाँ पे आपके पास में, जी को सिस्टर इन लॉ बनाना है मतलब जी को फीमेल बनाना है, जी की शादी करवानी है एक पर्सन से, और वो आई की सिस्टर इन लॉ है, मतलब आई और जी जो होंगे वो सेम जनरेशन में आएंगे, आई और जी सेम जनरेशन में आने वाले हैं। अब फर्स्ट जनरेशन में शादी हो गई है, सेकंड जनरेशन में 2 शादियां हो गई है, थर्ड जनरेशन में आ जाते हैं। थर्ड जनरेशन में आई अकेला जो है वो अनमैरिड है, तो आई को आप यहां पे लिखोगे, एफ की शादी करवा दो आप जी के साथ में, तो जी जो है वो आई की सिस्टर इन लॉ हो गई, और यहां पर ये जो बी की वाइफ है इसको आप ई बना दो, तो देखो ई का बेटा कौन हो जाएगा, एफ, और एफ की शादी किसके साथ में हो गई, जी के साथ में हो गई, और ये क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएगा आपका फैमिली ट्री। यहाँ पे कितने लोग हो गए, देखो 4 5 6 7 8 और 9, टोटल 9 पर्सन की बात की थी,
तो 9% हमने यहाँ पे बना लिया और बहुत ही ईजिली बना लिए, कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई। थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग चाहिए बस और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस चाहिए इस टॉपिक में आपको, उसके बाद भी यहाँ से भी आपका सवाल जो है वो नहीं फंसेगा। ठीक है भाई। आई का जेंडर अभी क्लियर नहीं हुआ है। आई के बारे में सिर्फ इतना लिखा हुआ था कि आई इज द ओनली अनमैरिड पर्सन ऑफ द फैमिली। क्या बी के बच्चों के बारे में कोई जेंडर क्लियर था? बी हैज 2 चिल्ड्रन, नहीं, उनका भी जेंडर आपको क्लियर नहीं था। तो यहाँ पे आई का जेंडर आप क्लियर नहीं कर सकते हो, बाकी सारी चीजें आप क्लियर कर सकते हो यहाँ पे। तो ये बनेगा आपका डायग्राम और मेरे ख्याल से आप सभी ने सेम एज इट इज बना लिया होगा। चलिए भाई, तो ये था आपका कंप्लीट पेपर। एक सवाल मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, इस सवाल को आप होमवर्क में कर लेना। होमवर्क में करके आप मुझे बताना कि कितना इसका आंसर आ रहा है कमेंट करके, और फिर मैं हार्ट रिएक्ट कर दूंगा सही आंसर को। अगर आपको क्लास का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको पता है कि आपको मिलेगा कहाँ पे, टेलीग्राम ग्रुप पे। तो टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का भी अवेलेबल है। ठीक है भाई, तो आपने लेवल चेक कर लिया, सारी चीज़ें चेक कर ली, अब तैयारी में लग जाओ। अगर आपका पेपर होने वाला है 19 तारीख को, 20 तारीख को या फिर 25 तारीख को। ठीक है, सो बेस्ट ऑफ लक, आने वाले सेशन में मिलते हैं। थैंक यू।